ऐसा कहते हैं कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, मतलब एक कोई घटना जो आज हुई है वैसे ही कुछ घटना कुछ टाइम पहले कभी ना कभी हुई होगी। यही चीज मिलिट्री कैंपेन्स के लिए भी कही जाती है। मतलब आज कुछ मिलिट्री कैंपेन आपने किया तो 400, 500, 1000 साल पहले वैसा ही कुछ कैंपेन हुआ होगा। पर पूरे वॉरफेयर की हिस्ट्री में ऐसे दो मिलिट्री कैंपेन्स हैं जो इतने ज्यादा सिमिलर हैं कि ऐसा लगता है कि ये दोनों कार्बन कॉपी हैं। एक है उसमें से 1812 का नेपोलियन का मिलिट्री कैंपेन और दूसरा है 1941 का हिटलर का कैंपेन। इन दोनों कैंपेन्स में जो दुश्मन था, जो एनिमी था, वो था रशिया या सोवियत यूनियन। अब आप में से बहुत लोग कहेंगे कि क्यों लोग रशिया को इन्वेड करने की कोशिश करते हैं, उसको जीता ही नहीं जा सकता। बट ये बात सही नहीं है। एक बार वाइकिंग्स ने रशिया को इन्वेड किया था सक्सेसफुली, और जब मंगोल्स ने रशिया को इन्वेड किया था तो वो 100 साल से ज्यादा उन्होंने रशिया पे राज किया था। तो ऐसा नहीं है कि रशिया को कभी भी सक्सेसफुली इन्वेड नहीं किया गया। पर नेपोलियन और हिटलर के कैंपेन्स में इतनी सिमिलैरिटीज हैं कि आपको लगेगा कि हिटलर ने नेपोलियन के फेल्ड कैंपेन से कुछ सीखा कि नहीं सीखा। इस वीडियो में मैं पहले आपको नेपोलियन के कैंपेन के बारे में शॉर्ट में बताऊंगा, उसके बाद हिटलर के कैंपेन को हम देखेंगे और फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे। कहानी शुरू होती है 24 जून साल 1812 से। कुछ लोग ये मानते हैं कि डेट 24 जून नहीं है, 22 जून है। पर जो भी हो, ये वो दिन था जब नेपोलियन ने रशियन एम्पायर की बाउंड्री को इन्वेड किया। नेपोलियन का मकसद बिल्कुल साफ था, उसको जल्दी से जल्दी इस एरिया में रशियन आर्मीज को डिस्ट्रॉय करना था और उसके बाद रशियन जार अलेक्जेंडर को अपने घुटनों पे लेके आना था ताकि वो दोनों आपस में एक समझौता कर सकें। अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए नेपोलियन ने बस ये सोचा था कि वो इतना तेजी से अटैक करेगा कि कुछ ही हफ्तों में उसका ये अटैक कामयाब हो जाएगा और फिर जार अलेक्जेंडर खुद आगे आके पीस टॉक्स शुरू करेगा। तो शुरुआत में जब उसने इन्वेड किया तो बहुत तेजी से उसकी आर्मी विल्ना की तरफ गई। नेपोलियन का पर्पस ये था कि वहां पे जो डिफेंडिंग रशियन आर्मी है उसको वहीं पे रोक के उसको पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। और ये जो रशियन आर्मी थी उनको नेपोलियन के इन्वेजन का पता चल गया था और वो बहुत तेजी से वहां से एस्केप करके चले गए। तो विल्ना में नेपोलियन रशियन आर्मी को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। इस बात से नेपोलियन बहुत फ्रस्ट्रेट हुआ, बट कोई बात नहीं, उसने अपना अगला टारगेट बनाया विटेब्स्क को। जब जुलाई के महीने में, ये साल 1812 की बात हो रही है, जब नेपोलियन अपनी ग्रैंड आर्मी को लेके पहुंचा विटेब्स्क, तो उसने वहां देखा कि वहां से भी रशियन आर्मी उनको एंगेज नहीं कर रही है और वहां से एस्केप कर चुकी है, भाग चुकी है। फिर नेपोलियन फ्रस्ट्रेट हुआ और इस बार वो समझ गया था कि उसके जो सोल्जर्स हैं वो थोड़ा थक गए हैं, तो उसने यहाँ पे कुछ दिनों तक रेस्ट किया। अब बात यहाँ पे ये थी कि विटेब्स्क पहुंचने के बाद नेपोलियन के कुछ मिलिट्री जनरल्स थे, वो नेपोलियन को आगे जाने से मना कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि ये रशियन आर्मी की एक चाल है, वो जानबूझ के पीछे हट रहे हैं और हमको अंदर अंदर बुला रहे हैं अपनी टेरिटरी के, और जितना हम अंदर जाएंगे उतना हमारी सप्लाई लाइन लंबी होंगी और हमारा जो इन्वेजन है वो फेल हो सकता है। बट नेपोलियन इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। वो ये कह रहा था कि मैं अब यहां तक आ गया हूं, मुझे कुछ भी करके जो हमारा अगला सिटी है, जो अगला टारगेट है स्मोलेंस्क, वहां पे जाके जरूर ही पक्का करके मैं जो आर्मीज है रशियन आर्मीज, उनको वहां पे मैं हरा दूंगा। बट जनरल्स कह रहे थे कि नहीं सर, आपको वहां पे भी वो नहीं मिलेंगे। पर जो भी हो, अब नेपोलियन राजा था, उसकी बात माननी थी, तो उन्होंने वापस आगे मूव किया स्मोलेंस्क की तरफ। और जब वो लोग स्मोलेंस्क पहुंचे, 16 अगस्त को स्मोलेंस्क की बाउंड्री पे पहुंच गए थे, और जब 18 अगस्त को अंदर पहुंचे तो वहां पे उन्होंने देखा कि स्मोलेंस्क में आग लगी हुई है। अब ये नेपोलियन के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। अब देखिए, नेपोलियन इस इन्वेजन के स्टार्टिंग में अपने साथ 3,60,000 सोल्जर्स को लेके रशियन एम्पायर के अंदर घुसा था। उसके साथ कुछ और भी सोल्जर्स थे जो इसकी आर्मी का हिस्सा थे, बट वो नेपोलियन के साथ अंदर नहीं आए थे। वो अलग अलग जगह से आए थे जो नेपोलियन के एलाइड कंट्रीज थे, उनकी तरफ से रशिया के एम्पायर के अंदर घुसे थे। तो जो भी हो, जब 3,60,000 को लेकर चला था, जब वो स्मोलेंस्क में पहुंचा, वहां पे आग लगी हुई थी, तो उसके पास कुल मिला के सिर्फ 1,85,000 फौजी ही बचे थे। क्योंकि इतना लंबा जो मार्च कर रहे थे वो लोग, ऐसा तो है नहीं कि वो लोग गाड़ियों पे चल रहे हैं या टांगों पे चल रहे हैं, वो सब पैदल मार्च कर रहे थे। उसके अलावा उनके पास इतना दूर वो आ गए थे स्मोलेंस्क तक, क्योंकि सप्लाई लाइन इतनी लंबी हो चुकी थी कि उनको खाना नहीं मिल रहा था और उनका जो कम्युनिकेशन लाइन्स हैं वो बहुत वीक हो गई थी। और सबसे बड़ी गलती ये हुई थी नेपोलियन से कि नेपोलियन को लग रहा था कि ये जो पूरा हमारा जो प्लान है वो बहुत जल्दी निपट जाएगा, वो जल्दी से अटैक करेंगे, एक दो जगह पे उनकी आर्मी को हरा देंगे और फिर जो जार अलेक्जेंडर है उसको नेपोलियन की बात माननी पड़ेगी। बट क्योंकि उनकी आर्मी उनको एंगेज नहीं कर रही थी, तो नेपोलियन के पास कोई प्रॉपर डिसाइसिव जीत नहीं मिल रही थी उसको। तो इसी वजह से स्मोलेंस्क में आके जब उसने देखा कि यहाँ पे भी कुछ उसको हासिल नहीं हुआ और वो जो आर्मीज हैं वो यहाँ से भी बच के निकल गई, तो नेपोलियन परेशान हुआ। और यहाँ पे आके जो पहले मिलिट्री जनरल्स विटेब्स्क में इसको कह रहे थे कि सर आगे नहीं जाएंगे, यहाँ पे आके वो लोग नेपोलियन के पैर में गिर गए। उन्होंने से भीख मांगी कि सर आप इसके आगे मत मूव करना, क्योंकि हम किसी भी हालत में नहीं है कि हम सक्सेसफुली आगे तक पहुंच पाए। अब नेपोलियन को भी लगा कि हाँ भाई समस्या तो है, तो उसने क्या किया, उसने एक चिट्ठी लिखी जार अलेक्जेंडर को और उसको बताया कि देखो मैं यहां तक आ गया हूं,
अब तुम मेरे साथ संधि कर लो। उसकी इस संधि की रिक्वेस्ट में भी एक तरह का डर था, और जार अलेक्जेंडर इस बात को जानता था कि उसको संधि करने की कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां जहां से ये नेपोलियन की आर्मी गुजर रही थी उन जगहों को ऑलरेडी रशियंस छोड़ चुके थे या डिस्ट्रॉय कर चुके थे। तो अब जब नेपोलियन ने देखा कि अलेक्जेंडर का रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो उसके पास थे दो ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 1, वो स्मोलेंस्क से वापस लौट जाए और कभी और आने का प्लान करे। ऑप्शन 2, और आगे जाए, स्मोलेंस्क से आगे जाए, अब मॉस्को पे हमला करे, क्योंकि मॉस्को पे हमला करेगा तो एक चांस है कि वहां पे तो जो रशियन गवर्नमेंट की जो सरकार है, उनकी जो सीट ऑफ पावर है वो मॉस्को में है। तो अगर मॉस्को को हरा दिया फिर तो अलेक्जेंडर को अपने घुटनों पे आना ही पड़ेगा। तो उसके जनरल सब मना कर रहे थे, पर फिर भी नेपोलियन ने एक बार फिर से निर्णय किया कि हम अब मॉस्को पे चढ़ाई करेंगे। तो इस तरह से अब कुल मिला के 1,56,000 सोल्जर्स चल पड़े मॉस्को के ऊपर चढ़ाई करने के लिए। उनकी सप्लाई लाइन्स तो वीक हो ही गई थी, पर उनके साथ जो घोड़े थे, जो इस आर्मी का कैवलरी का हिस्सा थे, वो भी बहुत वीक हो चुके थे, क्योंकि उनको भी खाने के लिए नहीं मिल रहा था। और ये आगे जाके एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम साबित होती है नेपोलियन के लिए। नेपोलियन को ये लग रहा था कि वो जैसे जैसे मॉस्को की तरफ आगे बढ़ेगा, रास्ते में जो गांव मिलेंगे, छोटे छोटे शहर मिलेंगे, उनको लूटते हुए वो अपनी आर्मी को खाना खिला सकता है और बेसिकली सर्वाइव करने में हेल्प कर सकता है। बट वो ये बात नहीं जानता था कि जैसे जैसे रशियंस मूव कर रहे हैं वो पूरी जगह को जलाते हुए आगे जा रहे हैं। और इसी टेक्निक को कहते हैं स्कॉर्च्ड अर्थ टैक्टिक, जिसमें आप अपने ही देश के, अपनी ही टेरिटरी की बहुत सारी चीजों को जला देते हो, पानी को खराब कर देते हो, उसको पॉइजन कर देते हो, फसलों को जला देते हो, जानवरों को मार देते हो, ताकि जो इन्वेडिंग आर्मी है वो लैंड से किसी भी तरह का बेनिफिट ना ले पाए आपके अगेंस्ट। अगर आपको स्कॉर्च्ड अर्थ के बारे में डिटेल में जानना है कि ये कैसे काम करता है, तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब जो रशियन आर्मी इतनी समय से रिट्रीट कर रही थी लगातार, उन्होंने डिसाइड किया कि अब रिट्रीट करना बंद करेंगे और मॉस्को की रक्षा करने के लिए, मॉस्को से थोड़ा पहले हम अपना आखिरी स्टैंड लेंगे और वहां पे हम नेपोलियन से लड़ाई करेंगे। तो इस तरह फिर 6, 7 और 8 सितंबर को नेपोलियन की फोर्सेस भिड़ गई जाके रशियन फोर्सेस से, और इस लड़ाई को कहते हैं द बैटल ऑफ बोरोडिनो। हालांकि इस लड़ाई में नेपोलियन की जीत हुई, बट उसको 28,000 कैजुअलिटीज हुई और ऑलरेडी उसके पास सोल्जर्स बहुत कम बचे थे। तो 28,000 जो उसने गवा दिए, उसका बहुत भारी नुकसान हुआ उसको। उसके जवाब में रशियंस को 40,000 कैजुअलिटीज हुई, बट जो बाकी सोल्जर्स थे वो फिर से पीछे हट गए और वो अब चले गए मॉस्को की तरफ। तो कुल मिला के यहाँ पे नेपोलियन ने अपने सोल्जर्स को भी गवाया और डिसाइसिव विक्ट्री उसको यहाँ पे भी नहीं मिली। किसी ने भी उससे पीस की बात, समझौते की बात यहाँ पे भी नहीं की। तो ऑब्वियसली वो मॉस्को के इतने पास पहुंच ही चुका था, तो उसने फाइनल चढ़ाई फिर मॉस्को के ऊपर की। और इस तरह से 14 सितंबर साल 1812 को नेपोलियन पहुंच गया मॉस्को, और उसके 2 ही दिन के बाद उसने देखा कि मॉस्को में आग लगा दिया लोगों ने। मॉस्को जो रशियन एम्पायर का सीट ऑफ पावर था, वहां पे अब कोई भी नहीं बचा था। तो कहने के लिए नेपोलियन जाके वहां पे गद्दी पे बैठ सकता था, बट वहां पे कोई और था ही नहीं और आसपास आग लगी हुई थी। इस वजह से परेशान होकर 20 सितंबर को नेपोलियन ने फिर से एक बार जार अलेक्जेंडर को लेटर लिखा कि मैं तुम्हारी राजधानी में बैठा हूं, अब तो तुमको समझौता करना ही पड़ेगा। बट कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद 5 अक्टूबर को उसने रशियन आर्मी के कमांडर को लेटर लिखा कि तुम मेरे से कुछ समझौता करो, कुछ करो। कोई रिप्लाई नहीं आया। अब नेपोलियन परेशान हो रहा था, क्योंकि सिर्फ ये नहीं था कि उसकी जो आर्मी थी सिर्फ वो मॉस्को में नहीं थी। जब आप इतनी बड़ी आर्मी को लेके मूव करते हो तो आपकी आर्मी सिर्फ एक साथ नहीं चलती, कुछ कुछ आपके डिटैचमेंट्स होते हैं। तो कुछ, अगर आपकी 1 लाख की फौज है तो आप कुछ 20 को यहां भेज दोगे, कुछ 15 को किसी और लोकेशन में भेज दोगे, ताकि वो जो आपकी लोकेशंस हैं, बेसिकली जो आपकी मेन आर्मी है उसके फ्लैंक्स यानी उसका साइड वाला जो हिस्सा है वो पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सीधे सीधे चल रहे हो और साइड से आके किसी ने आप पे हमला कर दिया। 5 अक्टूबर 1812 को जब उसने लेटर लिखा, कोई जवाब नहीं आया। उसके कुछ समय के बाद रशियंस ने फिर नेपोलियन के एक डिटैचमेंट पे हमला कर दिया, और फिर 9 अक्टूबर को नेपोलियन ने डिसाइड किया कि अब अगर उसको अपनी जो बची कुची आर्मी है उसको अगर सही सलामत वापस अपने घर लेके जाना है, तो भैया उसको वापस यहां से निकलना ही पड़ेगा। और फिर उसने फैसला किया कि इसकी जो ग्रैंड आर्मी वो लेके आया था, जिसमें से ग्रैंड हट गया था, बस आर्मी बची थी, उस आर्मी को लेके वो स्मोलेंस्क के रास्ते से वापस अपने घर जाएगा। और इस तरह से नेपोलियन का ये जो मिलिट्री कैंपेन था वो सिर्फ और सिर्फ एक डिजास्टर साबित हुआ। ये सारी कहानी है साल 1812 की। अब हम एक लीप लेते हैं, हम जंप करके पहुंचते हैं 129 ईयर्स आगे। साल है 1941। ये वो टाइम था जब यूरोप में चल रहा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और जर्मनी पूरी तरह अपनी ताकत में था और सबसे ऊपर था उसमें, क्योंकि जर्मनी के ज्यादातर कंट्रीज को या तो हिटलर यानी कि जर्मनी या तो हरा चुका था या फिर उनके साथ संधि करके दोस्ती कर चुका था। तो अब हिटलर के सामने, जर्मनी के सामने जो सबसे बड़ा टारगेट था वो था सोवियत यूनियन। इसीलिए हिटलर ने 1941 22 जून को
ऑपरेशन बारबरोसा लॉन्च किया। इस ऑपरेशन का मेन मकसद ये था कि सोवियत यूनियन की जो वेस्टर्न साइड में जो आर्मीज है उनको पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना है और बहुत तेजी से 3 हिस्सों में मार्च करना है सोवियत यूनियन के अगेंस्ट। इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हिटलर ने अपनी जर्मन आर्मी को 3 हिस्सों में बांट दिया। एक था आर्मी ग्रुप नॉर्थ, आर्मी ग्रुप सेंटर और आर्मी ग्रुप साउथ। और इन तीनों आर्मी ग्रुप्स के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स थे। जो नॉर्थ में था उनका लेनिनग्राड कैप्चर करना मेन ऑब्जेक्टिव था, सेंटर वालों का था मॉस्को और नीचे वालों का था मिन्स्क और कीव के रीजन को पूरी तरह कैप्चर करना। ऑपरेशन बारबरोसा को लॉन्च करने से पहले हिटलर को भी यही लगता था नेपोलियन की तरह कि हम इस पूरे कैंपेन में सिर्फ 10-11 हफ्ते लगा के हम सोवियत यूनियन को हरा देंगे, मॉस्को को कैप्चर कर लेंगे। क्योंकि अभी जर्मनी को रिसेंट पास्ट में यानी साल 1939 में पोलैंड के अगेंस्ट और 1940 में फ्रांस के अगेंस्ट इतनी धमाकेदार जीत हासिल हुई थी कि जर्मनी को लग रहा था, उनकी लीडरशिप को लग रहा था कि वो वैसे ही सोवियत यूनियन को भी हरा देंगे। बट उन्होंने ये चीज अंडर एस्टिमेट की कि सोवियत यूनियन बहुत विशाल कंट्री है, बहुत सारा स्पेस है उनके पास। पर जो भी हो, इस इन्वेजन को लॉन्च करने के शुरुआत के 1 महीने में जर्मन आर्मी को जबरदस्त जीत हासिल हुई। जितने भी उनके रास्ते में सोवियत आर्मीज पड़ रही थी वो बड़ी बड़ी आर्मीज बड़ी बड़ी मात्रा में सरेंडर कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि जिस तरह से एक गरम चाकू एक बटर को काटता है वैसे ही जर्मन आर्मी इतना तेजी से सोवियत यूनियन के अंदर घुसे जा रही थी। 22 जून को ऑपरेशन लॉन्च हुआ था और 16 अगस्त को जो आर्मी ग्रुप सेंटर है वो स्मोलेंस्क के पास पहुंच गया और वहां पे उनको जबरदस्त सोवियत डिफेंस का सामना करना पड़ा। उनका जो आर्मर है उन्होंने बहुत जबरदस्त टक्कर दी जर्मन टैंक्स को। पर जो भी हो, अंत में जीत हुई जर्मन आर्मी की और 7 अगस्त 1941 को स्मोलेंस्क में जर्मन आर्मी का झंडा लहरा रहा था। इस जीत के बाद वॉन बॉक ने देखा कि उसके जो टैंक्स हैं उनको बहुत डैमेज हुआ है, उनको मेंटेनेंस की जरूरत है, तो उसने यहाँ पे कुछ दिन पॉज करने का डिसाइड किया। बट इसी दौरान हिटलर ने फिर एक नया ऑर्डर दिया। उसने कहा कि चलो आप तो स्मोलेंस्क पहुंच चुके हो और बहुत तेजी से आगे मूव कर रहे हो, तो आप मॉस्को भी पहुंच ही जाओगे। उससे पहले मॉस्को पर अटैक करने से पहले जो हमारा आर्मी ग्रुप साउथ है वो थोड़ा सा धीरे हो गया है, थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है, तो आप आर्मी ग्रुप सेंटर से 2 आर्मीज निकालो, जिसमें से एक हैंस गुडेरियन का पैंजर डिवीजन भी रहेगा और वो नीचे जाएंगे आर्मी ग्रुप साउथ के साथ कोऑर्डिनेट करके कीव को पूरी तरह से इंसल्ट करना है। तो पहले तो वॉन बॉक ने इसके लिए बहुत ही प्रोटेस्ट किया, बट जब हिटलर ने बोला कि ये करना ही है तो उन्होंने इस चीज को फॉलो किया और 2 आर्मीज निकल के नीचे आ गई और साउथ के साथ कोऑर्डिनेट करके उन्होंने एक्चुअली कीव को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया। और इस जीत के बाद जर्मन आर्मी को इस रीजन में बहुत सारे सोवियत प्रिजनर्स ऑफ वॉर मिले। अब यहाँ पे जो 2 आर्मीज आई थी वापस ऊपर गए और आर्मी ग्रुप सेंटर को वापस ज्वाइन किया। अब आर्मी ग्रुप सेंटर के कमांडर ने कहा कि जो हमारी 2 आर्मीज नीचे गई, जीत के ऊपर वापस आई, इसमें बहुत टाइम लग गया है और अब ठंडी शुरू होने वाली है, तो ठंडी के महीनों में हम यही रुकते हैं और जब ये सब शांत हो जाएगा, ठंडी कम हो जाएगी, तो वापस हम मार्च करेंगे मॉस्को की तरफ। पर हिटलर ने कहा नहीं, तुमको मॉस्को पे मार्च करना ही पड़ेगा। और इस तरह से फिर 2 अक्टूबर 1941 को आर्मी ग्रुप सेंटर एक बार फिर से अपनी चढ़ाई शुरू करता है मॉस्को की तरफ। और जैसा मिलिट्री जनरल को लगा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, क्योंकि ऑटम आ गया था तो बारिश होने लग गई थी, जिसकी वजह से कीचड़ हो रहा था, जिसकी वजह से उनके जो आर्मर्ड डिविजन्स थे, मैकेनाइज्ड डिविजन्स थे, वो बहुत स्लो हो गए थे, दलदल में फंस रहे थे। उसके अलावा जो उनकी जो सप्लाईज थी, क्योंकि जो आपके टैंक्स होते हैं उनको चलने के लिए तेल चाहिए और मेंटेनेंस चाहिए, और तेल जो लाने वाली जो सप्लाई लाइंस थी वो पीछे से आ रही थी, और अब क्योंकि बारिश हो रही थी और कीचड़ था तो सप्लाई लाइंस इससे कैचअप नहीं कर पा रही थी, तो बार बार जो पैंजर डिविजन्स थे वो आगे जाके उनको रुकना पड़ता था कि ताकि उनको सप्लाईज मिले। और इस सारे चक्कर में ये जो आर्मी ग्रुप सेंटर का जो एडवांस था मॉस्को की तरफ वो काफी स्लो हो गया था। और इसमें यह भी याद रखना है कि जो आर्मी ग्रुप सेंटर से जो 2 आर्मी नीचे गई थी, जीत के ऊपर वापस आई थी, ये ऐसा तो है नहीं कि अदृश्य होकर वहां पहुंच गई, वहां से अदृश्य होकर वापस यहाँ पे आ गई। इस पूरे टाइम उन्होंने मार्च किया था, वो लोग थक गए थे। अब क्योंकि मौसम खराब हो गया था तो उनको सप्लाईज नहीं मिल रही थी, खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा था, और सब डर रहे थे कि ठंडी का मौसम शुरू होने वाला है और उनके पास विंटर क्लोथिंग नहीं है। क्यों नहीं विंटर क्लोथिंग? क्योंकि हिटलर को लगा था कि 10 हफ्ते में हम ये पूरा कैंपेन निपटा देंगे, बट दूर दूर तक ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। अब शुरू होता है नवंबर का महीना और बर्फ पड़ने लगती है। ये देख के आर्मी ग्रुप नॉर्थ और आर्मी ग्रुप साउथ के जो कमांडर्स हैं वो कहते हैं कि हमको अब आगे मूव नहीं करना चाहिए, हमारे पास विंटर क्लोथिंग नहीं है, हमारी मशीन्स उस तरह से इक्विप नहीं है, हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है, हमको रुकना चाहिए, हमको पीछे जाना चाहिए पोलैंड में, और पोलैंड में वेट करना चाहिए ठंडी के खत्म होने का। बट आर्मी ग्रुप सेंटर के जो वॉन बॉक थे वो कह रहे थे कि ठंडी के टाइम अगर हम रिट्रीट करेंगे तो वो भी खतरनाक है,
हमको पीछे नहीं हटना चाहिए। बहरहाल हिटलर ने फिर यही फाइनली डिसाइड किया कि जो उनका मॉस्को का जो प्लान है वो कंटिन्यू रहेगा, वो मॉस्को पे चढ़ाई करते रहेंगे। अब लेट नवंबर तक आते आते जर्मन सोल्जर्स की हालत इतनी खराब हो गई थी कि उनके कमांडर हांस गुडेरियन ने एक बार कहा था, Only he who saw the endless expanse of Russian snow during the winter of our misery and felt the icy wind that blew across it, burying in snow every object in its path, and who also saw, by contrast, well-fed, warmly clad and fresh Siberians fully equipped for winter fighting, only a man who knew all that can truly judge the events that now occurred. इतने बुरे हालातों में जो जर्मन आर्मी का एडवांस शुरू हुआ था मॉस्को की तरफ, वो 5 सितंबर को मॉस्को से 30 मील दूर आके रुक गया। और अगले ही दिन रेड आर्मी ने एक जबरदस्त काउंटर अटैक लॉन्च किया, जिसको देख के जर्मन आर्मी पूरी तरह सरप्राइज हो गई कि इतना दम कहां से आया इनके अंदर, इतनी ताकत कैसे बची है। और इस काउंटर अटैक के जवाब में जर्मन आर्मी को रिट्रीट करना पड़ा और इस तरह से जर्मन आर्मी कभी मॉस्को पहुंची ही नहीं। इस तरह से आपने देखा कि नेपोलियन और हिटलर दोनों के रशियन कैंपेन्स फेल हुए, बट इन दोनों कैंपेन्स में इतनी सारी सिमिलैरिटीज थी, ये दिखाने के लिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट तारीखें दिखाता हूं। नेपोलियन ने इन्वेजन लॉन्च किया था 24 जून को, हालांकि कुछ लोग इसको 22 जून भी कहते हैं, और हिटलर ने अपना इन्वेजन लॉन्च किया था 22 जून को। तो आप देखिए दोनों का बिल्कुल सेम डे पे इन्वेजन स्टार्ट हुआ था। नेपोलियन ने मिन्स्क को ऑक्यूपाई कर लिया था 8 जुलाई को और हिटलर ने ऑक्यूपाई किया था 10 जुलाई को। नेपोलियन ने स्मोलेंस्क को कैप्चर किया था 18 अगस्त को और हिटलर ने स्मोलेंस्क कैप्चर किया था 7 अगस्त। नेपोलियन ने स्मोलेंस्क के बाद मॉस्को पे चढ़ाई शुरू की थी 25 अगस्त को, हिटलर ने शुरू की थी 2 अक्टूबर को। नेपोलियन को मॉस्को पहुंचने के पहले जो एक रुकना पड़ा था, बोरोडिनो की लड़ाई करनी पड़ी थी, वो 2 से 8 सितंबर के बीच में हुई थी। ऐसे ही हिटलर की जो जर्मन आर्मी थी वो भी मॉस्को पे अटैक करने से पहले 15 अक्टूबर यहां पहुंच के उन्होंने वेट किया था और फिर 5 दिसंबर को अपना अटैक रिज्यूम किया था। नेपोलियन मॉस्को पहुंच गया था 14 सितंबर को और हिटलर की आर्मी कभी मॉस्को पहुंची ही नहीं। नेपोलियन ने मॉस्को से अपना रिट्रीट स्टार्ट किया था 19 अक्टूबर को और जर्मन आर्मी तो कभी मॉस्को पहुंची नहीं, बट मॉस्को के पास पहुंच के वहां रुक के जो उनके ऊपर काउंटर अटैक किया रेड आर्मी ने, वहां से उन्होंने पीछे हटना शुरू किया था 6 दिसंबर को। तो आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों कैंपेन्स हैं, इनकी जो टाइमलाइन है उसमें कितनी सिमिलैरिटी है। अगर आप इन दोनों कैंपेन्स को कंपेयर करें तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें निकल के आती हैं। पहली चीज ये कि जो रशियन आर्मी इतना अपना स्पेस, अपना लैंड यूज कर रही थी, जो पीछे हट रही थी लगातार, वो जानबूझ के नहीं कर रहे थे। मतलब उनकी वो सोची हुई स्ट्रैटेजी नहीं थी, एटलीस्ट स्टार्टिंग में। क्योंकि देखिए जब नेपोलियन ने इनिशियली इन्वेड किया था रशियन एम्पायर को, तो वहां पे जो आर्मीज थी जो उसी एरिया में थी जहां पे नेपोलियन ने अटैक किया था, वो पीछे हटी थी नेपोलियन को फ्रस्ट्रेट करने के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को बचाने के लिए। तो वो सोची समझी स्ट्रैटेजी नहीं थी कि वो जानबूझ के रिट्रीट कर रहे हैं। हालांकि अलग बात है कि नेपोलियन के कैंपेन में कुछ महीने आगे जाके जब रशियन आर्मी ये बात समझ गई कि हम पीछे हट रहे हैं तो हमको ही फायदा हो रहा है, तो फिर उन्होंने इस स्ट्रैटेजी को जानबूझ के इस्तेमाल करना शुरू किया। दोनों कैंपेन्स में ये बात सही है कि इस कैंपेन के पहले तक जो दोनों कमांडर्स थे, एक तरफ नेपोलियन एक तरफ हिटलर, उन दोनों को बहुत बड़ी बड़ी जीतें यूरोप में हासिल हुई थी, उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई था। और इसी वजह से ये जो दोनों कैंपेन्स में जो इनिशियल अटैक था वो दोनों कमांडर्स का बहुत सक्सेसफुल हुआ था। दोनों कैंपेन्स में जो इन्वेडिंग आर्मीज थी उनको रशियन विंटर के साथ जूझना पड़ा और रशियन विंटर की ही जीत हुई, क्योंकि दोनों आर्मीज की बुरी हालत हो गई थी। दोनों आर्मीज को अपने कैंपेन्स के दौरान सप्लाईज की प्रॉब्लम हुई और इसी वजह से अल्टीमेटली ये दोनों कैंपेन्स फेल हुए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अक्सर लोग कहते हैं कि रशियन विंटर ने इन दोनों सिचुएशन में रशिया को बचाया, बट सिर्फ रशियन विंटर ही इसमें रोल प्ले नहीं करता। हालांकि ये बात है कि रशियन विंटर का बहुत बड़ा योगदान था, बट ये भी बात कहनी होगी कि दोनों सिचुएशंस में जो रशियन डिफेंस था उनकी आर्मी का, वो बहुत ही स्ट्रांग था। उनका जो विल पावर था कि हम अपने देश को इन इन्वेडर्स को नहीं देंगे, और इसी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सोवियत यूनियन की कैजुअलिटीज इतनी हाई थी, क्योंकि उनके सोल्जर्स बिल्कुल डटे हुए थे और वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। और इस बात को जर्मन आर्मी ने, उनकी लीडरशिप ने बहुत बुरी तरह अंडर एस्टिमेट किया था। तो ये था नेपोलियन और हिटलर का रशियन कैंपेन का कंपैरिजन। अगर आपको इन दोनों कैंपेन्स के बारे में और डिटेल में जानना है तो इन दोनों कैंपेन से रिलेटेड बहुत सी बुक्स हैं जो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाली हुई हैं, वो आप वहां से जाके देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।